आइए आज हम स्टडी करेंगे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर। तो अध्याय 2 है हमारे पास, जीव जगत का वर्गीकरण। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसको बोलेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी जीव जगत का वर्गीकरण। तो इसको देखते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए। सभ्यता के आरंभ से मतलब मनुष्य में जब थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ और चीजों को सोचने की समझ आई, तब से इसका मतलब है। तो वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए। वर्गीकरण का मतलब जैसे कोई ये खींच दिया जाए, इसकी चारों भुजाएं बराबर हो तो इसको बोलते हैं वर्ग। तो वर्गीकरण का मतलब है कि इसी तरह हम लोग ऐसे बनाते जाएं और बना बना के एक एक वर्ग में अलग अलग प्रकार के जीवों को रखते जाएं, ताकि हमको उनके बारे में जानकारी लेने में आसानी रहे। जैसे आप मेडिकल स्टोर जाते हैं दवा लेने, तो मेडिकल स्टोर वाला अपने मेडिकल स्टोर में लकड़ी के कई खाने के खाने बनवाए रहता है, और उसमें वो एक खाने में कुछ दवा, एक खाने में कुछ दवा, एक खाने में कुछ दवा रखता है। और जब आप पूछते हैं कि हमको पैरासीटामॉल टेबलेट दे दो, तो वो तुरंत झट से निकाल कर दे देता है, क्योंकि उसे पता है कि पैरासीटामॉल किस खाने में रखी है। तो यही वर्ग हैं। तो इसमें कुछ निश्चित खानों में हम उन्हीं जीवों को रखेंगे जिनको पूरी दुनिया में एक आधार मान लिया जाएगा कि इस खाने में इस जीव को रखना है। तो उसी को हम लोग वर्गीकरण कहते हैं, क्योंकि ये वर्ग हैं छोटे छोटे, इसलिए इनको वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण के ये प्रयास वैज्ञानिक मापदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित हमारे भोजन, वस्त्र एवं आवास जैसी सामान्य उपयोगिता के वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकताओं पर आधारित है। तो जब सभ्यता का आरंभ हुआ तब वैज्ञानिक विधि से इसका वर्गीकरण नहीं हुआ, बल्कि सहज बुद्धि, भोजन, वस्त्र, आवास ऐसी सामान्य उपयोगी वस्तुओं के आधार पर हमने, मतलब पुराने जीवों ने, मतलब आदि मानव ने इसका वर्गीकरण किया होगा। इन प्रयासों में जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मापदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया। तो इन प्रयासों में वैज्ञानिकों के, मतलब वैज्ञानिक मापदंड के आधार पर जो वर्गीकरण है उसका सबसे पहले प्रयास किसने किया? अरस्तु ने किया। उन्होंने पादपों को सरल आकार की लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी एवं शाख में वर्गीकृत किया। तो उन्होंने क्या किया कि सामान्य लक्षण देखे और जो हमारे पौधे हैं उन पौधों को सरल आकार की लक्षणों, मतलब सामान्यतः उनके आकार के लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी एवं शाख में वर्गीकृत किया। वृक्ष मतलब बड़े पौधे, झाड़ी मतलब जिनमें कांटे होते हैं, एवं शाख जिन जैसे छोटे छोटे, जैसे हमारे पालक की सब्जी हो गई, धनिया हो गई, जो छोटे थे वो सब शाख के अंतर्गत आ गए। अब देखिए आगे क्या है। लिनियस के काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति विकसित की गई, जिसमें उन्हें क्रमशः प्लांटी एवं एनिमैलिया जगत में वर्गीकृत किया गया। तो जब लिनियस वैज्ञानिक आ गए तो वो थोड़ा समझदार थे और उन्होंने बुद्धि लगाई। तो लिनियस साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक द्विजगत पद्धति विकसित की, जिसको हम लोग बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। तो वो विकसित की, और उसमें जो हमारे पौधे हैं उनको प्लांटी के अंतर्गत, और जो जंतु हैं जैसे हम लोग जंतु हो गए तो इनको प्राणी जगत, एनिमैलिया या हिंदी में कहें प्राणी जगत में वर्गीकृत किया। तो द्विजगत मतलब दो भागों में बांट दिया लिनियस ने। एक भाग को प्लांटी कह दिया, एक भाग को एनिमैलिया कह दिया। तो प्लांटी मतलब पौधों को रखा, एनिमैलिया मतलब प्राणी जंतुओं को रखा। इसको थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए
Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification. He used simple morphological character. Morphological हिंदी में सामान्य आकारिकी कहा था। तो morphological character का मतलब सामान्य आकारिकी लक्षण। इनको ध्यान दीजिए क्योंकि आगे इंग्लिश शब्द आएंगे, उसमें दिक्कत है। ट्री मतलब पौधे बड़े बड़े जैसे आम, महुआ। श्रब्स जैसे झाड़ियाँ, जैसे छोटे छोटे बेर लाते हो खाने के लिए, उनमें कांटे लगे रहते हैं, सब झाड़ियाँ। हर्ब्स मतलब छोटे छोटे जैसे घास हो गई, पालक हो गई, धनिया का पौधा हो गया, ये सब हर्ब्स के अंतर्गत आ गए। तो लिनियस ने 2 किंगडम यानी 2 जगत में विभाजित किया। एक प्लांटी मतलब जिसमें पौधे रखे जाएंगे, एक एनिमलिया जिसमें जंतु रखे जाएंगे हमारे जैसे। अब देखिए आगे क्या है। इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोट सम केंद्र की एवं प्रोकैरियोट असीम केंद्र की, एक कोशिक एवं बहुकोशिक तथा प्रकाश संश्लेषी हरित शैवाल एवं अप्रकाश संश्लेषी कवक के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। तो इस बात को ध्यान दीजिए। आप थोड़ा सा बात को समझिए कि इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोट का मतलब ससीम केंद्री, जिनके अंदर केंद्रक पाया जाता है। मान लीजिए कोई सेल है, कोई हमारे पास कोशिका है, इस तरह इसमें कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई कोशिका है, तो इस कोशिका में जो है ये न्यूक्लियस यानी केंद्रक है, उसके बाद कोशिका है। तो जिसमें केंद्रक होगा उसे यूकैरियोटी कहेंगे। यूकैरियोट जिसमें केंद्रक होगा, ससीम केंद्री देखिए कह रहा है, मतलब केंद्रक है। एवं प्रोकैरियोट असीम केंद्री, जिसमें केंद्रक नहीं होगा। ये देखिए इसमें केंद्रक नहीं है, तो ये हमारी असीम केंद्री हो गई। तो प्रोकैरियोट का मतलब ये जिसमें केंद्रक नहीं है। प्रो का मतलब बहुत पहले, प्री का मतलब पहले, प्रो का मतलब बहुत पहले। तो जो बहुत पहले कोशिकाएं बनी, तो भगवान ने उनको ऐसे बना दिया, उनमें केंद्रक नहीं बनाया। बाद में जैसे हम लोग गाड़ी बनाते हैं, तो साइकिल में कुछ भी नहीं था, केवल पहिया थे, हैंडल लगा था। बाद में उन्होंने सोचा कि पहियों को ढकने के लिए मिडगार्ड लगाना चाहिए, तो वो लगाया। तो इसी तरह भगवान ने सबसे पहले कोशिका बना दी, सेल बनाने का ध्यान ही नहीं रहा, तो बाद में उन्होंने सोचा सेल बना दे। तो जिनमें सेल नहीं है वो प्रोकैरियोट, जिनमें सेल है कोशिका नहीं है, वो न्यूक्लियस नहीं है, वो प्रोकैरियोट, जिसमें न्यूक्लियस यानी केंद्रक है वो यूकैरियोट हो गए। तो अब कह रहा है एक कोशिक एवं बहुकोशिक, मतलब यूकैरियोट, प्रोकैरियोट एक कोशिक मतलब एक ही कोशिका थी, एवं बहुकोशिक यानी बहुत कोशिका वाले जीव जंतु या पौधे, तथा प्रकाश संश्लेषी जिनको हरित शैवाल कहते हैं, ग्रीन एल्गी इंग्लिश में। प्रकाश संश्लेषी मतलब प्रकाश से संश्लेषण कर लेना अपने खाने का। तो हरित लवक खाने का संश्लेषण कर ले रहे थे प्रकाश के द्वारा, तो इनको हरित लवक हरित शैवाल या ग्रीन एल्गी कहते हैं। एवं अप्रकाश संश्लेषी जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करें, प्रकाश से भोजन न प्राप्त कर पाए, वो अप्रकाश संश्लेषी हैं, जिनको कवक कहते हैं। फंगस, फंगस का मतलब जो कुकुरमुत्ता जैसे जग जाते हैं गंदगी में, ये कवक हैं, फंगस जिनको इंग्लिश में बोलते हैं। और हरित लवक जैसे काई हरे रंग की जो जम जाती है, ये हरित लवक होती है, हरित शैवाल होती है, ग्रीन एल्गी। के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। तो इन सब चीजों के बीच विभेद नहीं कर पाया गया, जो लिनियस ने 2 किंगडम यानी द्विजगत पद्धति दी थी, जिसमें प्लांटी यानी पौधे एवं एनिमलिया यानी जंतुओं को अलग अलग रखा। पादपों एवं प्राणियों पर आधारित इस वर्गीकरण, यह वर्गीकरण आसान एवं सरलता से समझ जाने के बावजूद बहुत से जीवधारियों को इनमें से किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। तो इस बात को ध्यान दीजिए कि ये आसानी से समझ में तो आ जा रहा था,
लेकिन बहुत से जीवधारी थे जिनको इनमें नहीं रख पा रहे थे। इसी कारण अत्यंत लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। इसलिए पूरी तरह से सिस्टम बन ही नहीं पा रहा था टू किंगडम सिस्टम का। इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए आकारिकी के साथ साथ कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास, प्रजनन की विधियां एवं विकसित संबंधों को भी समाहित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। तो यहाँ पर देखिए सामान्य रूप से जो है यहाँ पर जितने भी जीव थे या जंतु थे या पौधे थे उनको वर्गीकरण सही से नहीं किया जाए मिला। तो आगे जो भी वर्गीकरण हुआ उसमें आकारिकी मतलब शरीर के लक्षणों के साथ उनकी कोशिका की संरचना, कोशिका भित्ति मतलब इनके बाहर सेल वॉल जो पाई जाएगी, जैसे कि जो गेंद होता है, गेंद को जो जिसमें हवा भरी रहती है, बैट से जिसको खेलते हैं बैट के साथ क्रिकेट में, तो उसमें अंदर हवा भरी रहती है, फिर रबड़ की होती है, उसके ऊपर खोल चढ़ा रहता है कपड़े का कि लगे ना, तो कपड़े का खोल कोशिका भित्ति हो गई और वो जो अंदर रबड़ का खोल है वो कोशिका की मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली हो गई। ये कहने का मतलब सेल मेम्ब्रेन जिसको इंग्लिश में कहेंगे। तो उसके आधार पर, कोशिका भित्ति के आधार पर पोषण की विधि मतलब खाना कैसे खाते हैं, आवास रहते किस तरह है, प्रजनन मतलब सेक्स किस तरह करते हैं, फर्टिलाइजेशन एवं विकासीय संबंध एवं कितना विकासशील है, इन संबंधों के आधार पर वर्गीकरण करने की व्यवस्था वैज्ञानिक सोचने लगे। अतः समय के साथ साथ सजीवों के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक परिवर्तन आए हैं। पादप एवं प्राण जगत के वर्गीकरण की इन कठिन पद्धतियों जिनमें सम्मिलित समूहों जीवधारियों में होने वाले परिवर्तन शामिल हैं, सदा ही समाविष्ट रहे। इसके अतिरिक्त जीवधारियों के विभिन्न जगत की संख्या एवं उनके लक्षणों की विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग व्याख्या की गई है। तो इसको समझना। अब देखिए 5 जीव जगत के लक्षण। जीव जगत के 5 जो लक्षण है उनको दे दिया। सबसे पहले क्या, कोशिका का प्रकार। सबसे पहले कोशिका के प्रकार के आधार पर ये 5 जीव जगत के लक्षण दिए। 5 किंगडम सिस्टम इंग्लिश में बोलेंगे। तो इसको पहले देखते हैं कि 5 किंगडम सिस्टम है क्या, तभी वो चीज समझ में आएगी। सन 1969 में R.H. व्हिटेकर द्वारा एक 5 जगत किंगडम सिस्टम, 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई। तो ध्यान दीजिए, व्हिटेकर ने इसको बताया था। R.H. व्हिटेकर 5 जगत किंगडम सिस्टम। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम क्या है, मोनेरा, पुरुषिस्टा, फंजाई, प्लांटी एवं एनिमैलिया। तो व्हिटेकर नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम यानी 5 जगत पद्धति दी हमको, और उस 5 जगत पद्धति में उन्होंने पौधों और जंतुओं को किस प्रकार से वर्गीकृत किया। तो 5 जगत बनाए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एवं एनिमैलिया। ये 5 जगत उन्होंने बनाए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एवं एनिमैलिया। कोशिका संरचना, शारीरिकी संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जाति वृत्तीय संबंध उनके वर्गीकरण की पद्धति के प्रमुख मापदंड थे। अब देखिए नीट में यही क्वेश्चन पूछेगा कि 5 किंगडम सिस्टम यानी 5 जगत पद्धति किसने दी थी, तो व्हिटेकर ने दी थी। फिर पूछेगा किस आधार पर उन्होंने दी थी, तो कोशिका की संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की विधि मतलब कैसे खान पान करते हैं, प्रजनन मतलब फर्टिलाइजेशन या सेक्स कैसे करते हैं, एवं जाति वृत्तीय संबंध मतलब उनके स्पीसीज में किस प्रकार का रिलेशन है, इनके वर्गीकरण की पद्धति के प्रमुख मापदंड थे। तो इस प्रकार से इसको समझना है। अब थोड़ा इंग्लिश वाली बुक देख लेते हैं। तो देखिए R.H. व्हिटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम दिया था। 5 भाग में जो बांटा था वो था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमैलिया। और द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड, जो मुख्य
लक्षण थे जिनके आधार पर ये 5 जगत में बांटा, वो लक्षण क्या थे? सेल स्ट्रक्चर मतलब कोशिका की संरचना, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शरीर की किस प्रकार से संरचना हुई, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे भोजन प्राप्त करते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे जो है जनन करते हैं, एंड फाइलोजेनिक रिलेशनशिप और फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, तो इनको ध्यान रखना। फाइलोजेनिक से मतलब अपने परिवार में वंश में किस प्रकार के उनके संबंध है, तो इन्हें इतनी उसके आधार पर जो है उन्होंने वर्गीकृत किया। कैसे? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनिक रिलेशनशिप मतलब जाति वृत्तीय संबंध हिंदी में कह रहा है। तालिका 2.1 में इन सभी जगतों के विभिन्न लक्षणों का एक तुलनात्मक वर्गीकरण दिया गया है। तो अब हम इसको देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो देखिए, कोशिका के प्रकार मतलब सेल कितने टाइप की हैं, तो मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल होगी जिसमें न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं था। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक सेल थी जिसमें आधुनिक सेल जो जिसमें न्यूक्लियस या केंद्रक है। फंजाई यूकैरियोट आएगा, प्लांटी यूकैरियोट, एनिमैलिया यूकैरियोट। तो कुल मिलाकर के हमारे पास जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोट है, बाकी सब यूकैरियोट है। अगला कोशिका भित्ति यानी इंग्लिश में इसको सेल वॉल बोलेंगे। कोशिका भित्ति तो सेलुलोज रहित बहुशर्कराइड प्लस अमीनो एसिड। कोशिका भित्ति इसमें सेलुलोज की नहीं बनी होती है, बहुशर्कराइड और अमीनो एसिड मतलब पॉलीसैकराइड और अमीनो एसिड की बनी होती है। बहुशर्कराइड मतलब बहुत सारी शर्करा मिलके एक साथ बनाते हैं, तो इंग्लिश में पॉलीसैकराइड बोलेंगे। और कुछ अमीनो एसिड रहते हैं उसकी कोशिका भित्ति में मोनेरा की, सेलुलोज नहीं होता है। अब प्रोटिस्टा में देखिए कुछ में उपस्थित, कुछ में ये हमारी कोशिका भित्ति उपस्थित रहेगी, कुछ में नहीं रहेगी। फंजाई उपस्थित रहेगी सब में, लेकिन वो सेलुलोज रहित रहेगी, सेलुलोज की नहीं होगी, किसकी होगी? काइटिन युक्त होगी, इसको ध्यान देना। अब प्लांटी मतलब पौधों में उपस्थित सेलुलोज सहित होगी, मतलब सेलुलोज की बनी होगी। तो पौधों में जैसे हमारे पास आम महुआ है, तो इनकी जो छाल है यही कोशिका भित्ति इसको मानिए जो कठोर होती है और वो सेलुलोज की बनी होती है। इसीलिए कहते हैं कागज क्या है, तो सेलुलोज है, क्योंकि इसी से बनाया जाता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। एनिमैलिया जैसे हम लोग हैं, इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो अनुपस्थित होती है हम लोगों में। तो कोशिका भित्ति हम लोगों में अनुपस्थित होती है, बाकी हर जगह उपस्थित होती है। अब किसमें है, किसमें किस चीज की बनी है वो अलग बात है। जैसे मोनेरा में पॉलीसैकराइड अमीनो एसिड की बनी है, प्रोटिस्टा में कुछ में उपस्थित है और कुछ में नहीं उपस्थित है। फंजाई में देखिए कुछ में उपस्थित है, कुछ में नहीं उपस्थित है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि किस चीज की बनी है। और फंजाई में हमारी काइटिन की बनी होती है, प्लांटी में सेलुलोज की, प्लांटी मतलब पौधों में, और मनुष्य में या एनिमैलिया में अनुपस्थित होती है, जितने भी प्राणी जगत। आगे है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली, अब देखिए जब केंद्रक होता ही नहीं तो केंद्रक की झिल्ली का कोई मतलब नहीं, तो अनुपस्थित है। बाकी सब में प्रोटिस्टा के बाद जितने भी हैं सब में, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है तो यूकैरियोट केंद्रक सहित सेल को बोलते हैं, जिसमें केंद्रक होता है। तो जब केंद्रक होगा तो केंद्रक की झिल्ली भी होगी, इसलिए सब में उपस्थित लिखा गया है। काय संरचना, काय संरचना इसको थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं क्या कहते हैं। गाल्गी बॉडी वैसे कह सकते हैं, काय संरचना देख लेते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में बोलेंगे। काय संरचना मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, काय संरचना को इंग्लिश में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, मतलब उनका शरीर किस प्रकार से बना है। तो देखिए मोनेरा, मोनेरा मतलब ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं था, तो कोशिकीय होगा, इसमें कोशिका के रूप में शरीर पाया जाता है। प्रोटिस्टा में भी कोशिका के रूप में, मतलब एक एक कोशिका रहेगी। अब देखिए यहाँ पर फंजाई से बहुकोशिकीय अदृढ़ ऊतक, इसमें बहुत सारी कोशिका रहेंगी, लेकिन
ऊतक आदढ़ मतलब टिश्यू नहीं बनेगा। आदढ़ मतलब देखिए लूज टिश्यू, लूज टिश्यू में आदृढ़ मतलब दृढ़ माने कठोर होता है, और लूज मीन्स मुलायम यानी आदृढ़ मतलब टिश्यू अब थोड़ा थोड़ा बनना शुरू हो गए तो लूज टिश्यू है। तो लूज टिश्यू किसमें? फंजाई में। और प्लांटी में हमारा ऊतक अंग, ऊतक तंत्र। तो इसमें टिश्यू भी बन जाएंगे, ऊतक मतलब, और अंग भी बन जाएंगे आर्गन, और आर्गन तंत्र, ऊतक तंत्र मतलब आर्गन सिस्टम या टिश्यू सिस्टम बोलेंगे। और एनिमलिया में हमारा ऊतक अंग, अंग तंत्र सब रहेंगे। ऊतक मतलब टिश्यू, आर्गन और आर्गन सिस्टम सब रहेगा। प्लांटी में टिश्यू, आर्गन और टिश्यू सिस्टम रहेगा, आर्गन सिस्टम नहीं रहेगा, टिश्यू सिस्टम रहेगा। इसको ध्यान देना। अब देखिए, आप समझ लेते हैं कि ये चीज आती है, जैसे सेल है, सेल से फिर टिश्यू है, टिश्यू है, फिर आर्गन है, आर्गन है अंग जिसको बोलते हैं, फिर आर्गन सिस्टम है, सिस्टम है मतलब अंग तंत्र, कोशिका, ऊतक, अंग, अंग तंत्र हिंदी में बोलते हैं, अंग तंत्र। तो देखिए जो सेल है हमारी कोशिका, ये जीव की सबसे छोटी इकाई है। जितने भी जीवित शरीर हैं, जीवित जीव हैं, जिनमें जो जिंदा हैं मतलब लिविंग है, उनमें सबसे छोटी इकाई सेल है। अब बहुत सारी सेल मिल करके एक ही प्रकार का काम करने लगे तो उसको ऊतक कहते हैं। बहुत सारी सेल मिलके एक ही प्रकार का काम करने लगे तो उसको ऊतक कहते हैं। अब बहुत सारे ऊतक मिलके एक ही प्रकार का काम करने लगे तो उसको अंग, आर्गन कहते हैं या अंग कहते हैं। अब बहुत सारे अंग एक ही प्रकार का काम करने लगे तो आर्गन सिस्टम या अंग तंत्र कहते हैं। तो जैसे हमें जैसे हम घर बनाते हैं तो घर छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना है, उसी प्रकार शरीर हमारा छोटी छोटी सेल यानी कोशिका से मिलकर के बना है। अब आगे देखते हैं पोषण की विधि, मतलब न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, खाना कैसे खाते हैं। तो ये देखिए जो हमारा मोनेरा है स्वपोषी, मतलब अपना भोजन स्वयं बना लेता है। रसायन संश्लेषी एवं प्रकाश संश्लेषी। रसायन मतलब केमिकल के द्वारा बना लेता है, ये प्रकाश मतलब फोटो मीन्स प्रकाश, फोटो सिंथेटिक होता है, कीमोसिंथेटिक या फोटोसिंथेटिक इंग्लिश में बोलेंगे। तथा परपोषी, मृतपोषी एवं परजीवी। परपोषी मतलब दूसरे से अपना पोषण ले लेता है। जैसे आप अपने घर से पैसे लेके पढ़ाई कर रहे हो तो आप अभी परपोषी हो, दूसरे से पैसा लेके पढ़ाई कर रहे हो। जब खुद पैसा कमाने लगोगे तो स्वपोषी हो जाओगे। तो ये हमारा परपोषी है। परपोषी का मतलब मृतपोषी। परपोषी में से किस प्रकार का है? मृतपोषी। कोई जीव मर गया तो उसके शरीर को खा के अपना काम चला लेता है। एवं परजीवी। परजीवी मतलब कोई जिंदा है उसके शरीर में रह के खाना खा लेता है। जैसे हमारे शरीर में चीलर और जू रहते हैं। कुत्तों में देखे होंगे, अब तो मनुष्यों में नहीं मिलते, तो छोटे छोटे कुटकी या चीलर जू रहते हैं, वो परजीवी हैं। जीव पराया है उससे अपना जीवन चला रहे हैं तो परजीवी हैं, पैरासाइट इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये चीज हो गई। आप देखिए जो प्रोटिस्टा है ये स्वपोषी, ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है। किस प्रकार से? प्रकाश संश्लेषी यानी फोटोसिंथेटिक। तो जो मोनेरा है वो रसायन संश्लेषी है, कीमोसिंथेटिक एवं प्रकाश संश्लेषी यानी फोटोसिंथेटिक। लेकिन जो हमारा प्रोटिस्टा है वो केवल फोटोसिंथेटिक यानी प्रकाश संश्लेषी है, तथा परपोषी यानी दूसरे जीवों पे आश्रित होकर भोजन लेता है। ये हो गया। अब फंजाई में आ जाते हैं। फंजाई परपोषी है, केवल ये पराये जीवों से भोजन लेता है
मृतपोषी एवं परजीवी, या तो मरे हुए जीवों से या जिंदा है उनके शरीर में रह के। प्लांटी यानी पौधे जो है वो स्वपोषी, अपना भोजन खुद बना लेते हैं, और स्वपोषी में भी प्रकाश संश्लेषी यानी प्रकाश की उपस्थिति में। जितने हरे पौधे हैं, आम, महुआ, नीम, ये सब देखे प्रकाश लेकर के सूरज से पत्तियों में प्रकाश सोख लेती हैं, उसी से खाना बना लेते हैं। एनिमैलिया परपोषी, जितने जीव हैं हमारे, कुत्ता, बिल्ली, मेढक, हम लोग सब जीव हैं, तो ये सब परपोषी हैं, दूसरी चीज से भोजन लेते हैं, या तो पौधों के घिया, तरोई, लौकी तोड़ करके, या शेर है जैसे दूसरे जीवों को खा करके, तो दूसरे पे ही आ सकते हैं। तो प्राणी संभोजी, या तो प्राणियों जैसा भोजन होगा इनका, या मृत पोषी इत्यादि, या मरे हुए जीवों को खाते हैं, जैसे कुत्ता है कोई मर गया तो खा लेता है। तो इस प्रकार से इनका पोषण है। तब इस पोषण को इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक, स्वपोषी को इंग्लिश में ऑटोट्रोपिक बोलते हैं, मतलब अपना खाना स्वयं बना लेता है। और कीमोसिंथेटिक, या तो रसायन संश्लेषित है, या फोटोसिंथेटिक मतलब प्रकाश संश्लेषी। एंड हेटेरोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक का मतलब हेटेरो मीन्स डिफरेंट, ट्रॉपिक का मतलब पोषण, विभिन्न विभिन्न चीजों से भोजन ले लेता है, यानी परपोषी। और परपोषी में भी सैप्रोफाइटिक या पैरासिटिक। सैप्रोफाइटिक का मतलब मरे हुए जीवों से, पैरासाइटिक का मतलब जिंदा जीवों के शरीर में रह करके। प्रोटिस्टा हमारा ऑटोट्रोपिक है, स्वपोषी है, और स्वपोषी में भी कैसा, फोटोसिंथेटिक, या तो प्रकाश से खाना बना लेता है। एंड हेटेरोट्रोपिक या मरे जीवों से, परपोषी मतलब दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त कर लेता है। फंजाई हमारा हेटेरोट्रोपिक है, मतलब मृतपोषी। हेटेरोट्रोपिक मतलब परपोषी, दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करता है। उसमें सैप्रोफाइटिक, या तो मरे जीवों से प्राप्त करता है, या पैरासिटिक मतलब पराये जीवों के शरीर में रह करके, यानी परजीवी जिसको बोलते हैं। प्लांटी मतलब पौधे, पौधे तो जाहिर सी बात है अपना प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाना बना लेते हैं, तो ये प्रकाश संश्लेषी या फोटोसिंथेटिक होते हैं। और ऑटोट्रोपिक मतलब स्वभोजी, स्वपोषी। और एनिमैलिया हेटेरोट्रोपिक मतलब परपोषी, दूसरों पर आश्रित रहते हैं खाने के लिए। और होलोजोइक हो सकते हैं, होलोजोइक का मतलब दूसरे जीवों को खा करके अपना जीवन चलाएं। होलोजोइक का मतलब प्राणी समभोजी, जैसे प्राणी हैं उनकी तरह भोजन प्राप्त करें। या मृतपोषी मतलब मरे जीवों को खा लें। तो होलोजोइक का मतलब जू मतलब जंतु, प्राणी, तो होलोजोइक मतलब प्राणी संभोजी मतलब प्राणियों जैसा भोजन प्राप्त करें। तो ये हो जाएगा हमारा। अब अगला है, देखिए कह रहा है जनन की विधि। तो जनन की विधि, इसमें मोनेरा में जो है रिप्रोडक्शन जो होता है वो संयुग्मन द्वारा होता है, मतलब दो आपस में मिल जाते हैं। और प्रोटिस्टा में युग्मक संलयन, छोटे छोटे जैसे हमें वो बनते हैं शुक्राणु, इस तरह इनमें युग्मक बनेंगे, उनका संलयन मतलब सिंथेसिस होगी, एवं संयुग्मन, और फिर वो आपस में मिल जाएंगे प्लस माइनस, और नए जीव का निर्माण करेंगे। अब देखिए फंजाई में निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन। प्लांटी में भी निषेचन, फर्टिलाइजेशन, और एनिमैलिया में भी निषेचन, फर्टिलाइजेशन। अब थोड़ा इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। तो देखिए इंग्लिश में मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद नहीं दिया गया है। तो जनन की विधि, इसमें संयुग्मन, इसमें युग्मक संलयन यानी गैमीट बना लेता है, और फिर वो गैमीट प्लस माइनस आपस में मिलते हैं, जैसे इस अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं। और फंजाई में फर्टिलाइजेशन होता है, प्लांटी में फर्टिलाइजेशन, और एनिमैलिया में फर्टिलाइजेशन। अब देखिए यही क्वेश्चन बना सकता है कि फर्टिलाइजेशन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो फंजाई से, निषेचन। अब देखिए यहाँ तक पढ़ लिए थे, अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। अब हम 5 जगत वर्गीकरण के जुड़े मुद्दों एवं धारणाओं पर विचार करेंगे, जिससे वर्गीकरण की पद्धति प्रभावित है। इससे पहले भी की वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया,
नील हरित शैवाल मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू मीन्स नीला, ग्रीन मीन्स हरा, तो नील हरित शैवाल, फंजाई यानी जैसे कुकुरमुत्ते होते हैं ये सब, मांस एक पौधा होता है, आगे पढ़ेंगे, फर्न भी पौधा होता है, आगे पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म पौधे होते हैं, एंजियोस्पर्म भी पौधे होते हैं, को पादपों के साथ रखा गया था। तो इससे पहले की वर्गीकरण पद्धति में ये जो और पौधे आ गए बीच में, तो इनको जो है इससे पहले की वर्गीकरण के अंतर्गत बैक्टीरिया, ग्रीन नील हरित शैवाल, फंजाई, मांस, फर्न, एंजियोस्पर्म एवं जिम्नोस्पर्म को पादपों के साथ रखा गया, सबको पादप के साथ रखा गया। इस जगत के समस्त जीवों की वो कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का उपस्थित रहना एक समानता थी। और किस आधार पर इनको एक साथ रखा गया था? क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति उपस्थित थी, जबकि उनके अन्य लक्षण एक दूसरे के एकदम अलग थे। जबकि जो अन्य लक्षण थे वो सब एक अलग थे, लेकिन कोशिका भित्ति के आधार पर, सेल वॉल के आधार पर केवल इनको पौधे मान लिया गया, प्लांट मान लिया गया और सबको एक साथ रखा गया। किसको किसको? बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, फंजाई, मांस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब ये सब क्या है आगे बहुत विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग। जीवन की 3 अनुच्छेद पद्धतियां भी प्रस्तावित की गई थी, जिसमें मोनेरा जगत को 2 अनुच्छेदों में वर्गीकृत किया गया तथा सारे यूकैरियोट जगत को तीसरे अनुच्छेद में वर्गीकृत किया गया। तो इसको ध्यान देना है कि फिर बंटवारा हुआ और बंटवारा करके जो मोनेरा है इसको 2 जगत में बांटा गया और जो सारे यूकैरियोट हैं उसके बाद उनको तीसरे अनुच्छेद में रखा गया। अतः एक खट जगत वर्गीकरण भी प्रस्तावित किया गया। जैसे 5 किंगडम सिस्टम 5 जगत आया, तो आगे फिर 6 किंगडम सिस्टम या 6 खट जगत किंगडम सिस्टम, जिसमें 6 खानों में बांटा गया। आप इस पद्धति के विषय में विस्तार से उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। आगे जो बीएससी एमएससी करेंगे तो वहां पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया को अन्य यूकैरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया। प्रोकैरियोट बैक्टीरिया एवं नील हरित शैवाल एवं साइनोबैक्टीरिया। अब ये सब देखिए अभी आगे आ रहे हैं, हम विस्तार से पढ़ेंगे, घबराइए ना कि साइनोबैक्टीरिया क्या है। इस पद्धति के अनुसार एक कोशिक जीवों को बहुकोशिक जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया, जैसे क्लेमाइडोमोनास एवं स्पाइरोगारस शैवाल। तो ये जो 6 किंगडम सिस्टम खट जगत पद्धति है, इसमें एक कोशिक पौधों और बहुकोशिक जीवों, मतलब एक कोशिक जीव और बहुकोशिक जीवों को एक साथ रखा गया, मतलब जिनमें एक कोशिका थी या बहुत सारी कोशिकाएं थी। इस वर्गीकरण में कवकों जैसे परपोषी का हरित, इस जगत में कवकों जैसे परपोषी का हरित पादपों जैसे स्वपोषी, मतलब खुद अपना खाना बनाने वाले के बीच में भी विभेद नहीं किया गया। तो ये इसकी बुराई थी, पीछे भी अंडरलाइन था इसमें भी। जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की एवं हरित पादपों की सेल्यूलोज की बनी होती है। देखिए कोशिका भित्ति की बनावट और उसमें पदार्थों का भी अंतर है, लेकिन फिर भी परपोषी पादपों एवं स्वपोषी जीवों में अंतर नहीं किया गया। इन्हीं लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कवकों को एक अलग फंजाई के अंतर्गत रखा गया। तो जब ये अंतर दिखाई दिए कि काइटिन की बनी होती है कवक यानी फंजाई की हमारी कोशिका भित्ति, तो इनको फंजाई एक अलग मतलब वर्ग बनाया गया, उसमें रखा गया। सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ मोनेरा तथा एक कोशिकीय जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया। तो सभी प्रोकैरियोट जीवधारियों के साथ, यानी जिसमें प्रोकैरियोट थे, प्रोकैरियोट मतलब जिनमें कोशिका भित्ति है, केंद्रक नहीं था, उनको प्रोकैरियोट बोला गया था। तो उनके अंतर्गत हमने किसको किसको रखा? प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत सभी जीवधारियों, मोनेरा तथा एक कोशिकीय जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया। तो प्रोकैरियोट यानी जिसमें कोश केंद्रक नहीं था उसको मोनेरा, तथा एक कोशिकीय जीवधारियों जिनमें एक ही कोशिका थी उनको प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया। ध्यान दीजिए, प्रोकैरियोट न्यूक्लियस जिसमें केंद्रक नहीं था उसके अंतर्गत रखा गया, लेकिन एक कोशिकीय यूनिसेल्यूलर उसको प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया।
प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्ति युक्त क्लेमाइडोमोनास एवं क्लोरेला, जिन्हें पहले पादपों के अंतर्गत रखा गया था, पैरामीशियम एवं अमीबा, जिन्हें अब पहले प्राणी जगत में रखा गया था, के साथ रखा गया। तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो है हमने किसको किसको रख दिया, हमने क्लेमाइडोमोनास एवं क्लोरेला को, जिनमें कोशिका भित्ति है, और उसी में पैरामीशियम एवं अमीबा को भी रखा जिसमें कोशिका भित्ति नहीं है। ये सब रख दिया प्रोटिस्टा के अंतर्गत, क्योंकि हमने क्या देखा कि एक ही कोशिका वाले हैं। प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक ही कोशिका वालों को रखेंगे, चाहे कोशिका भित्ति हो चाहे ना हो। तो क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला भी एक ही कोशिका पाई जाती है, पैरामीशियम अमीबा में भी एक कोशिका पाई जाती है। तो इसको सबको एक साथ रखा गया। जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, मतलब पैरामीशियम और अमीबा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, तो उनको भी रख दिया। तो ये वर्गीकरण कोशिका भित्ति के आधार पर नहीं बल्कि कोशिका की संख्या के आधार पर है। तो प्रोकैरियोट में एक ही कोशिका वाले रखे गए, तो इसलिए क्लेमाइडोमोनास कोलेरा पैरामीशियम अमीबा सबको रख दिया गया। इस प्रकार इस पद्धति में अनेक जीवधारियों को एक साथ रखा गया है, जिन्हें पहले की पद्धतियों में अलग अलग रखा गया था। ऐसा वर्गीकरण के मापदंडों में परिवर्तन के कारण हुआ है। इस प्रकार के परिवर्तन भविष्य में भी हो सकते हैं, जो लक्षणों तथा विकासीय संबंधों के प्रति हमारी समझ में सुधार पर निर्भर होगी। मतलब वैज्ञानिकों के दिमाग में और अच्छी कल्पना आएगी तो और अच्छा सुधार होके और भी नई वर्गीकरण की जा सकती है। समय के साथ साथ वर्गीकरण की एक ऐसी पद्धति विकसित करने का प्रयास किया गया है, जो न सिर्फ आकारिकी, कायिक एवं प्रजनन संबंधी समानताओं पर आधारित हो, बल्कि जाति वृत्तीय यानी फाइलोजेनिक जाति वृत्तीय हो और विकासीय संबंधों पर भी आधारित हो। तो ऐसा वर्गीकरण करने का प्रयास किया गया। अब देखिए, इस अध्याय में हम व्हिटेकर पद्धति के अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा एवं फंजाई के लक्षणों का अध्ययन करेंगे। प्लांटी एवं एनिमलिया जगत, जिन्हें सामान्य भाषा में क्रमशः पादप एवं प्राणी जगत कहते हैं। प्लांटी मीन्स पादप, एनिमलिया मीन्स प्राणी कहते हैं, कि चर्चा आगे के 2 अध्यायों में अलग अलग करेंगे। तो अब जो आगे जो हमारा जिस अध्याय को पढ़ना है, इसमें केवल हम मोनेरा, प्रोटिस्टा एवं फंजाई का अध्ययन करेंगे। मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। तो अब आ गया जगत मोनेरा। इसका अध्ययन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।